हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अभी नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ाया था, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। हिस्ट्री में या जीके जीएस में आप समझ सकते हैं कि जो भारतीय समाज जो आंदोलन है या जो भारत के जो महत्वपूर्ण आंदोलन हैं वो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उससे एक दो क्वेश्चंस आपको या 3 क्वेश्चंस भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है। उसके बाद हमारा आ जाता है सांप्रदायिक पंचाट। इसके लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल भी रट लेना है मैं उसको बताऊंगी, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ए बी टॉपिक हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम पहले इसकी शुरुआत किसने किया था, किसका सांप्रदायिक पंचाट की शुरुआत किसने की थी, घोषणा किसने की थी। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमसे मैकडोनाल्ड, उन्होंने ही किया था। कब? 1932 को। तो कभी एग्ज़ाम में उसका डेट पूछता है तो आपको 1932 याद रखना है, और किसने घोषणा किया था तो उसका नाम याद रखना है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड, आपको याद रखना है। और इस पुरस्कार को इनके नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने क्या किया था कि दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता दी थी। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि मतलब कि जैसे कोई भी अगर हम एक थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सारा हमें डिटेल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो उससे ही क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और अगर हमें उसके बारे में पूरी जानकारी है तो उससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो हम कर लेंगे। तो आपको कौन प्रधानमंत्री थे ये याद रखना है, कब घोषणा किया गया था ये, और किसके लिए किया गया था। तो दलित वर्गों को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता देने के लिए, तथा उन्हें मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपीय और मराठों जैसे कुछ अन्य समुदायों के पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान करने के लिए भी किया गया था। तो पृथक निर्वाचन मंडल करने के लिए भी किया गया था, ये भी पॉइंट आप याद कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे हिंदू एकता के खतरा बताया और भीमराव अम्बेडकर ने पुरस्कार का समर्थन किया। तो क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि जो सांप्रदायिक पंचाट था उसका विरोध किसने किया था। तो महात्मा गांधी ने विरोध किया था और भीमराव अम्बेडकर ने उनका समर्थन किया था। तो ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और भीमराव अम्बेडकर ये भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने समर्थन किया था और महात्मा गांधी जी ने समर्थन नहीं किया था। अब हम आ जाते हैं कि किसने मतलब कि स्वीकार किया था और किसने अस्वीकार किया था। तो कांग्रेस ऐसा था कि जिन्होंने मतलब कि ऐसा नहीं कि उसने स्वीकार किया अस्वीकार, उसमें से मतलब हस्तक्षेप ही नहीं किया। इसकी वजह से न स्वीकार की भावना आई न अस्वीकार की भावना आई। तो कांग्रेस ने तो न तो सांप्रदायिक निर्णय को स्वीकार किया और न ही अस्वीकार किया। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पूना पैक्ट डायरेक्टली एग्जाम में उसका डेट या किन दो व्यक्तियों के मध्य हुआ था, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। और आप डेफिनेटली आप नोट्स बनाकर याद कर लीजिएगा, आपको मॉक टेस्ट में या कहीं भी आपको क्वेश्चन से देखने को जरूर मिलेगा। तो पूना पैक्ट हमारा कब हुआ था? 1932 को। किसके बीच में हुआ था? तो बिल्कुल भी रट लीजिएगा, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कहाँ पे हस्ताक्षर हुआ था। तो जो पुणे के एरावदा सेंट्रल जेल है वहाँ पे हस्ताक्षर किया गया था। और पूछता है कि गांधी जी मतलब कि किस पैक्ट में या किस समझौते में गांधी जी आमरण अनशन की घोषणा किए थे। तो जेल में रहते हुए गांधी जी ने यही पूना पैक्ट के लिए ही आमरण पर अनशन किया था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। घोषणा की कि जब तक सांप्रदायिक पुरस्कार से पृथक निर्वाचक मंडल को हटा नहीं दिया जाता। जैसे जो रैमसे मैकडोनाल्ड थे उन्होंने क्या किया था, पृथक निर्वाचक मंडल किया था ना, तो इन्होंने मतलब उसके प्रति समर्थन नहीं था उनका। तो वही अनशन में बैठे थे कि उनको हटा दिया जाए, मतलब कि जो पुरस्कार है वह पृथक निर्वाचक मंडल से हटा दिया जाए। जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ जिसे पृथक निर्वाचन मंडल को खारिज हो गया। तो आपको बिल्कुल भी रट लेना है, बिल्कुल भी पूना पैक्ट 1932 महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच एरोदा सेंट्रल जेल में, और इसी में ही गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। किसके लिए? पृथक निर्वाचक मंडल को हटा देने के लिए। तो ये पॉइंट बिल्कुल भी रट लेना है। नोट में इंपॉर्टेंट में क्या है कि मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की ओर से पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किया था। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूना पैक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? कभी कभी एग्जाम में ऐसा होता है कि उसका डेट न पूछकर इसके कथन में कौन सा सही है कौन सा गलत है ये भी पूछ देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या प्रावधान था। तो दलित वर्गों के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं हुआ। वही ऊपर हमने पढ़ा कि जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसके लिए उसको खारिज करने के लिए ही तो पूना पैक्ट हुआ।
तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि दलित वर्गों के लिए कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होगा, ये हो गया। और दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी, इसका मुख्य प्रावधान था। अब हम देख लेते हैं अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के प्रयास। अब अगर हम बात करेंगे कि अस्पृश्यता का अंत किस में है, अनुच्छेद 17 में, पॉलिटी में, तो अनुच्छेद 17 भी बिल्कुल रट लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित इस लीग का नाम बाद में बदलकर हरिजन सेवक संघ रख दिया गया। तो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट ने पूछता है कि हरिजन सेवक संघ की संस्थापक कौन थे, तो महात्मा गांधी जी थे, और जिसका पुराना नाम क्या था, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग 1932। और हरिजन क्या था, साप्ताहिक समाचार पत्र है, ये भी एग्जाम में पूछा है। हरिजन किस प्रकार का पत्रिका है, तो मासिक दे देता है, साप्ताहिक दे देता है, दैनिक दे देता है, वार्षिक दे देता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हरिजन है वो क्या है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। अब आ जाता है हमारा भारत शासन अधिनियम। इससे हमारे एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है जो आपको याद होना चाहिए। तो भारत शासन अधिनियम चुनाव कब हुआ था, 1937 में, तो यही याद आप कर लीजिएगा। ब्रिटिश भारत में भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय चुनाव हुए थे। कौन से प्रांतीय चुनाव, ये आपको पॉइंट याद रखना है। कितने प्रांतों में हुआ था, 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। कांग्रेस को पंजाब, बंगाल और सिंध को छोड़कर सभी क्षेत्रों से बहुमत मिला था। तो एक क्वेश्चन एग्जाम में हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जिसने कांग्रेस को या वोट नहीं दिया था या उसके साइड नहीं थे, तो पंजाब, बंगाल और सिंध। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के राजनीतिक अनुभाग के लिए महत्वपूर्ण अधिनियम देखें। कौन कौन सा इसमें अधिनियम हुआ था। अब हम देख लेते हैं कांग्रेस अधिवेशन। अब कांग्रेस अधिवेशन हमें एग्जाम में जरूर पूछता है, अधिवेशन से क्वेश्चन हमारा। तो 1934 में जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया, एन देव, मीनू मनासानी द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। तो देखिए क्वेश्चन को हार्ड बनाना होता है, तो ऐसे ही पूछता है कि इनमें से कौन से सदस्य शामिल थे या कौन से सम्मिलित नहीं थे। तो जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो कब हुआ, तो पहले तो आपको उसको 1934 में उसका डेट याद रख लेना है। उसके बाद कौन कौन थे, तो जेपी नारायण, राम मनोहर लोहिया। एक मतलब कॉपी पे ऐसे साइड में लिख लीजिएगा, फिर ऐसे रिवीजन करते रहेंगे, फिर कहीं टेस्ट में आप कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो देखते देखते आपको क्वेश्चन सब याद हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि 1936 में क्या हुआ था। तो लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्योंकि जो महत्वपूर्ण आंदोलन में मैंने बताया था तो उसमें मैंने ये भी बताया था अखिल भारतीय किसान सभा, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। तो 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। तो इसका डेट भी पूछता है, कहाँ हुआ था, इसमें से मतलब कि इनके नाम किसने किया था, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, तीनों टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है। अब आ जाता है 1937 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, फैजपुर। एक गांव जलगांव महाराष्ट्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन है। मतलब कि इसके अधिवेशन की अध्यक्षता एक JL नेहरू ने की थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसलिए ये अधिवेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1937 जो फैजपुर का अधिवेशन है वो क्या था, एक गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। मतलब कि कोई ऐसा अधिवेशन नहीं था जो गांव में सम्मिलित हुआ था या आयोजित हुआ था, लेकिन जो फैजपुर का अधिवेशन है वह गांव में अधिवेशन हुआ था। ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। अब इसके बाद समझ लीजिए कि सब सारा इम्पोर्टेंट है, ऐसा इसमें से कोई भी क्वेश्चंस नहीं अभी तक मैंने जो भी बताया ऐसा कोई नहीं कि जो एग्ज़ाम में ना पूछा हो। और आप भी देखिएगा, आप भी नोट करके याद कर लीजिएगा, आपको भी क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, आपके ही एग्ज़ाम में मिलेगा देखने के, आपके मॉक टेस्ट में मिलेंगे और आपके एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। अब हम बात करेंगे 1938। तो 1938 का जो सुभाष चंद्र बोस थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, किसमें, हरिपुरा अधिवेशन में। किसके बीच में हुआ था, तो महात्मा गांधी के बीच वैचारिक मतभेदों की शुरुआत हुई थी। हालांकि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन के दौरान पूर्ण दरार विकसित हुआ था। तो बस आपको याद रखना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष किस में थे, तो हरिपुरा अधिवेशन में जो सुभाष चंद्र बोस हैं, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ए पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की। तो बस इम्पोर्टेंट हो गया कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसने की थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस अधिवेशन में, तो हरिपुरा अधिवेशन में। बस नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, और हमेशा संडे को अगर टाइम मिलता है या हफ्ते में 2-3 दिन टाइम या 10 मिनट भी टाइम मिलता है आपको, तो 2 पेज अपना रिवीजन कर लीजिए, 2 पेज पढ़ लेंगे
तो उसमें से कुछ न कुछ दिमाग में क्वेश्चन हमारे जरूर बैठ जाता है। और इस समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। कौन, किसके? राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मध्यस्थता। तो इसमें जो बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्कुल भी रट लीजिएगा। तो जो हमारा CR फार्मूला है 1944, डायरेक्टली एग्जाम में डेट पूछ देता है कि जो CR फार्मूला किसने दिया था या किस कब आया था। तो 1944 में किसने दिया था? CR फार्मूला राशि राजगोपालचारी ने दिया था। किसके लिए? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते तनाव को जवाब देने के लिए ही मतलब CR फार्मूला आया था 1944। डेट, नाम और किस लिए, ये आप जरूर भी बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे देसाई लियाकत समझौता 1945। यह मुल्ला भाई देसाई कांग्रेस से और लियाकत अली खान मुस्लिम लीग के बीच एक असफल समझौता हुआ था। ये भी लिख लीजिएगा, उतना एग्जाम में नहीं पूछा है, अभी तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन लिख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि जो पूछता है क्वेश्चन वही बार बार पूछेंगे, ट्रेंड में भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो पूछ सकते हैं। और 1945 में क्या हुआ था? तत्कालीन वायसराय लॉर्ड आर्चिबाल्ड वेवल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के प्रयास के रूप में वेवल योजना प्रस्तावित। हाँ, तो वेवल योजना कब आया था? 1945, बिल्कुल भी रट लीजिएगा। जब मिलान करने के लिए देता है तो उसमें CR फार्मूला, वेवल योजना, ये सब क्वेश्चंस ऐसे डाल देते हैं मिलान करने के लिए, तो आपको ये सब साथ में ही डेट आपको याद होना चाहिए कि जो CR फार्मूला है 1944, जो वेवल योजना है 1945। इस योजना पर शिमला सम्मेलन में चर्चा की गई थी। अब हम बात करेंगे 1945 में और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, ये सब आपको पता ही है कि 1939 से लेकर 1945 6 साल युद्ध, हमारा दूसरा विश्व युद्ध चला था। तो युद्ध पूरी तरह से अमेरिकी बमबारी के साथ समाप्त हुआ था। अगस्त 1945 में अमेरिका के क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी जापान के 2 शहर पर बम गिराए थे। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। किस पे? तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, देखिए कि हिरोशिमा पे कब गिरा था और नागासाकी पे कब गिरा था। तो देखिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो हमारा ह है और न है, ह हमारा बड़ा है तो उसका छोटा मतलब 6 अगस्त है, और जो हमारा न है वो हमारा छोटा है तो उसका बड़ा है क्या है? 9 अगस्त है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। मुझे भी कन्फ्यूजन हो जाता था तो फिर मैंने ऐसे याद किया था, नहीं तो ऐसे याद कर सकते हैं। छ होता है, मतलब हम लोग हिंदी में अगर भोजपुरी में देखें तो ह बोलते हैं ना, छ तो लास्ट में ह आ रहा है ना, तो उसी 6 अगस्त में ह छुपा है तो ह से हिरोशिमा, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। और लेकिन अब हमारा क्या बन जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि जो हिरोशिमा पर गिराया गया बम था वो लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। और जबकि नागासाकी में गिराए गए बम को फैट मैन कहते हैं। तो देखिए आप वैसे फिर याद कर सकते हैं कि जो हमारा ह है, ह जो हमारा क ख ग में आता है बड़े नंबर पे आता है, क्योंकि बड़े नंबर पे आता है, पहले बाद में है आता है, तो मतलब बड़ा ह है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा जो वर्णमाला है उसमें जो ह का स्थान है नंबर में वो बड़ा है ना, लेकिन इसको लिटिल बॉय, नंबर भी 6 छोटा है और लिटिल बॉय के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा नागासाकी न बड़ा भी है, छोटा है, लेकिन उसका जो है वो 9 अगस्त बड़ा में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो एक याद कर लेंगे तो फैट मैन छोटा है, न है छोटा है, लेकिन उसका जो डेट है वो भी 6 से बड़ा 9 अगस्त है, और उसको फैटमैन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे 2-3 बार आप ऐसे मतलब ऐसे करेंगे फिर भी आपको याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय सेना INA। अब देखिए इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें आपको भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए किया गया था। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही हुआ था किसका स्थापना? भारतीय राष्ट्रीय सेना का। किसके लिए? ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई थी। इसका गठन किसने किया था? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी रट लीजिएगा, मोहन सिंह द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना मोहन सिंह द्वारा कहाँ पे? सिंगापुर में भारतीय युद्ध बंदियों के साथ किया गया था। बाद में इसे रास बिहारी बोस ने सौंप दिया, जिन्होंने फिर से इसका नेतृत्व AC बोस को सौंप दिया। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी रख लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछता है। अब जो सुभाष चंद्र बोस के दिवस पे क्या मनाया जाता है? हमारा पराक्रम दिवस मनाया जाता है कब? 23 जनवरी को। तो ये याद रख लीजिएगा, डायरेक्टली एग्जाम में
क्योंकि यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में हमारा जो दिवस है उससे भी क्वेश्चन पूछता है। तो पराक्रम दिवस हमारा जो है 23 जनवरी को पूछा जाता है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब हम देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में और क्या हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म है इसका भी उड़ीसा के कटक में हुआ था। तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा है। मैंने प्रीवियस ईयर में 2-3 बार देखा है कि हाँ सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था। तो उड़ीसा के कटक में एक क्वेश्चन पूछा है। और उनके जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं, तो पराक्रम दिवस मनाते हैं। 1942 में इन्होंने छद्म नामक क्या ओरलैंडो मैजोटा का प्रयोग करके जर्मनी में हिटलर की मुलाकात की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1943 में बोस द्वारा सिंगापुर में भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया गया था। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय सेना था तो पहले मोहन सिंह द्वारा किया गया था, बाद में सुभाष चंद्र बोस द्वारा सौंपा गया था। तो उन्होंने क्या किया कि 1943 में सिंगापुर में भी क्या किया, उसके पुनर्गठन किया, मतलब दोबारा उसका गठन किया। तो कहाँ पे, सिंगापुर में। तो ये सब कुछ लिख कर आप जरूर याद कर लीजिएगा। 1941 में बर्लिन जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन टाइगर लीजन की स्थापना की। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्री इंडिया लीजन की स्थापना टाइगर, जिसे टाइगर लीजन भी बोलते हैं, इसकी स्थापना किसने की, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। उन्होंने कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक महिला रेजिमेंट का स्थापना किया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के नाम के एक रेजिमेंट की स्थापना किया, रेजिमेंट का गठन किया। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसके नेतृत्व में, लक्ष्मी स्वामीनाथन। तो रानी लक्ष्मीबाई, तो आप लक्ष्मी करके आप याद कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है कि 15 अगस्त को जापान ने मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। किसने किया था, जापान ने। तो ये देश का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम देख लेते हैं उनकी मृत्यु कब हुई। तो 18 अगस्त को एक विमान दुर्घटना में हुआ था। किसका, सुभाष चंद्र बोस का। गांधी जी ने एसी बोस को देशभक्तों का देशभक्त किया कहा। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त कहा। ये आप याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे, हाँ अब हमारी इम्पोर्टेंट है 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल भी रट लीजिएगा कि 1944 में सिंगापुर रेडियो के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से उपाधि दिया गया था। अब देख लेते हैं हम कि भारतीय संघर्ष 1920 से 42 एसी बोस द्वारा लिखित था। अब हम देख लेते हैं कि उनके प्रसिद्ध नारे कौन कौन से थे। तो जो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी आपको भी पता होंगे कि दिल्ली चलो का नारा, और तुम मुझे खून दो तो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब देख लेते हैं INA निरीक्षण, ये क्या है हमारा। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना परीक्षण, जिसे INA परीक्षण और लाल किला परीक्षण के रूप से जाना जाता है। इसमें क्या था, नवंबर 1945 और 1946 के बीच भारतीय राष्ट्रीय सेना ने कई अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल द्वारा किया गया ब्रिटिश भारतीय परीक्षण था। तो इतना एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको उन्होंने उनके नारे, उनके जन्म पे क्या मनाया जाता है, और उन्होंने किस अधिवेशन में भाग लिया था, किसके अध्यक्ष थे, उनकी पुस्तक का नाम क्या था, ये सब आपको ज़रूर याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। इसमें क्या था, आपको बस याद रखना है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था। तो 1942 में। और कहाँ पे हुआ था, तो महाराष्ट्र के वर्धा में। एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि कहाँ शुरुआत हुआ था, और इसे ग्वालियर टैंक बॉम्बे में अनुमोदित किया था। तो ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब हम और उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। तो पहले मुझे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताकर फिर आपको CR फार्मूला ये सब बताना चाहिए था, क्योंकि 42 के बाद फिर 1945-44 आएगा। लेकिन जो पेज हम खींचते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे पेज आगे पीछे हो जाता है, इससे मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसके लिए आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चंस वही रहेंगे, बस आपको डेट में ही देखना है। अब हम देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था। तो देखिए, आपको पहले क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो स्थापना की थी वो किसके बाद किया था। तो क्रिप्स मिशन की विफलता के जवाब में ही किया था। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, जिसे शुरू में जवाहरलाल नेहरू और हिंदू महासभा ने समर्थन नहीं दिया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा मुंबई की ग्वालियर टैंक मैदान या अगस्त क्रांति के मैदान में किए गए भाषण के दौरान दिया गया था।
तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछता है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा लिया गया था। तो दे देगा एग्जाम में ऑप्शन में भारत छोड़ो आंदोलन या दांडी विद्रोह या आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन, ढेर सारा आंदोलन उनके नाम दे देगा और आपसे पूछेगा। तो आपको याद रखना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। अब हम देख लेते हैं इस आंदोलन में क्या हुआ। तो पहले ही दिन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और इसलिए यह आंदोलन एक नेतृत्वहीन आंदोलन था। अब इसके बाद ये तो बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ क्या क्या हुआ था उसमें। जैसे कहानी हो, एक घटना हुई रहती है, उस घटना के बारे में हमें पता होना चाहिए। इसे ऐसे ही आपको बस पता चला गया कि हाँ पहले दिन ही इतने लोग गिरफ्तार हो गए ऐसे। लेकिन अब आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है कि अरोड़ा आसिफ अली ने कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता की। उन्होंने मुंबई के गोले टैंक में भारतीय ध्वज फहराया। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आप रट लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसने मुंबई के गोले टैंक पर भारतीय ध्वज फहराया था। तो अरोड़ा आसिफ अली, जो कांग्रेस कार्य समिति की अध्यक्षता करके किया था। तो ये बिल्कुल भी आपको रट लेना है। अब देख लेते हैं गांधी जी के द्वारा विशेष अपील क्या थी, कौन कौन सी अपील थी। तो आइए पढ़ लेते हैं। तो सरकारी कर्मचारियों को गांधी जी ने सलाह दी कि वे अपने पदों को से इस्तीफा न दें, बल्कि उन्हें कांग्रेस के प्रति वफादार रहने और ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ सूक्ष्म रूप से काम करने का आग्रह किया। और दूसरा पॉइंट क्या था, सैनिकों को निर्देश दिया कि वे अपने कर्तव्यों से इस्तीफा न दें, लेकिन साथ ही देशवासियों पर गोली चलाने के आदेशों को अस्वीकार करें। और किसानों के लिए क्या था, गांधी जी ने किसानों से अपील की कि अगर जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार हैं तो लगान का भुगतान न करें। तो इनका जो सोच था मतलब भारत के लिए वो अपना किए थे। और आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कि शहीद के लिए कौन कौन सा थोड़ा क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट पूछता है। तो कुशल कंवर स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन में एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी। तो ये आपको इनका नाम याद रख लेना है। कनकलता बरुआ को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक जुलूस का नेतृत्व करते समय ब्रिटिश सेना ने गोली मारकर हत्या की थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। भूमि गतिविधियों से क्या क्या हुआ था, इसमें उषा मेहता बम्बई में भूमिगत रेडियो शुरू किया था और भारतीयों को भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उषा मेहता से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और उषा मेहता मतलब कि महिला में मतलब इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। और हाँ ये पॉइंट याद रखना है कि समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, किन्होंने किया था। तो बलिया में चित्तू पांडे ने किया था। तमलुक में जाति सरकार, सतारा में प्रति सरकार। तो ये इतना नहीं, लेकिन आपको चित्तू पांडे बलिया में समांतर सरकार चित्तू पांडे बलिया, ऐसे आपको ये पूरा रटा होना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अब हम देख लेते हैं 23 मार्च 1943 तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। कब, 23 मार्च को। पाकिस्तान शब्द 1933 में रहमत अली द्वारा किया गया था। तो ये रहमत अली का नाम ये जरूर पूछता है एग्जाम में कि पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था। तो रहमत अली ने 1933 में गढ़ा था। अब हम देख लेते हैं लाहौर प्रस्ताव, इसे पाकिस्तान प्रस्ताव भी कहा जाता है। यह अखिल भारतीय मुस्लिम लीग द्वारा 22 से 24 मार्च 1940 को लाहौर पंजाब में अपने 3 दिवसीय आम सत्र के अवसर पर अपनाया गया था। यह एक औपचारिक राजनीतिक बयान था जिसमें ब्रिटिश भारत के मुसलमानों के लिए एक अलग मातृभूमि की मांग की थी। देखिए औपचारिक कैसे लिखा जाता है ये भी आप देख लीजिएगा, और राजनीति कैसे लिखा जाता है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो हिंदी का हमारा पोर्शन होता है शुद्ध अशुद्ध में होता है, तो ये औपचारिक दे देता है। तो कभी औपचारिक दे देता है, कभी बड़ी का मतलब लगा देता है, कभी छोटी का। तो आपको ये ध्यान देना है, दोनों शब्द दोनों एग्ज़ाम में भी पूछे हुए हैं हिंदी के। अब हमारा नेक्स्ट है, अब देख लेते हैं कि जो प्रथम IN मुकदमा है जो भारतीय राष्ट्रीय जो हमारा उसमें मतलब कब मुकदमा फर्स्ट हुआ था। तो 1945 में लाल किले के लिए हुआ था। इसमें प्रेम कुमार सहगल, शाह नवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों के विरुद्ध चलाया गया था। तो लाल किले 1945 में आप याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है कि किस पर चलाया गया था। तो लाल किले के लिए चलाया गया था। कब, 1945 में। अब आपको क्या याद रखना है, 14 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी, इसका डेट आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। के शीर्ष अधिकारियों सबसे निचले रैंक के नाविकों के भेदभाव और ख़राब परिस्थितियों के कारण ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। कि जो हमारे मतलब छोटे अधिकारी हैं, जो बड़े अधिकारी, उनके बीच जो भेदभाव है, जो खराब स्थिति है, उसके लिए ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए किया गया था।
अब हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो एग्जाम में पक्का क्वेश्चन पॉलिटी में भी पूछेगा। तो देखिए 1942 में ब्रिटेन में चुनाव हुए, जहां क्लाइमेट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने सरकार बनाई। तो पहले तो आपको यही याद कर लेना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो पीएम थे ब्रिटेन के कौन थे, क्लाइमेट इटली थे, और किसके नेतृत्व में मतलब सरकार बनाई थी, लेबर पार्टी। तो ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1946 में क्लेमेंट इटली तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मिशन नामक एक प्रतिनिधित्व मंडल भारत भेजा था। तो देखिए आपको इनका नाम याद रखना है। वही मैंने जो बताया कि उसमें पीएम कौन थे, क्लाइमेट इटली। तो एक डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के तहत या किसको मतलब कैबिनेट मिशन योजना को किसने भारत भेजा था। तो आपको याद होना चाहिए कि क्लाइमेट इटली ने पूछा था, भेजा था। अब इनके सदस्यों का नाम बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्योंकि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य नहीं थे। तो आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन थे। तो अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये याद रख लेना है। और 3 स्तरीय संघीय योजना का प्रस्ताव रखा था, बिल्कुल भी रट लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और इसके प्रावधान क्या थे, और आपको पता होगा कि ठीक अभी आगे इसमें खुद ही आएगा कि कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान क्या थे। तो इस योजना में एक संयुक्त भारत का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया गया था। तो ये आपको लॉन्ग लिस्ट पढ़ने में ही समझ में आ गया होगा कि मतलब कि भारत का प्रस्ताव रखा गया जिसमें अलग पाकिस्तान की मांग किया गया, लेकिन ये क्या हुआ, प्रस्ताव खारिज हो गया, मतलब ऐसा नहीं हुआ। फिर कैबिनेट मिशन योजना ने ब्रिटिश भारत के लिए 3 स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव दिया, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय केंद्र, निचले स्तर पर व्यक्तिगत प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। देखिए क्वेश्चन को हार्ड बनाना होगा ना, तो यहीं से बनेगा कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन कौन से मतलब कि जो त्रिस्तरीय था उसमें कौन कैसा स्तर था। तो संघीय केंद्र, व्यक्तिगत प्रांत और प्रांतों के समूह। तो ये आपको याद होना चाहिए। समूह ए और बी सी बने थे। तो एग्जाम में क्वेश्चंस को हार्ड बनाना होता है, तो यही पूछता है कि समूह ए में कौन कौन से शामिल थे, कौन कौन से राज्य, और समूह बी में कौन कौन से शामिल थे, और समूह सी में। तो देखिए समूह ए में हिंदू के लिए मतलब जिसमें हिंदू ज़्यादा पाए जाते हैं उन राज्यों को रखा गया, जैसे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत। और बी में मुस्लिम के, तो पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, ये सब में क्या पाए जाते हैं, हमारे मुस्लिम पाए जाते हैं। तो ऐसे रखा गया था। अब हम देख लेते हैं कि और कौन सी कैबिनेट मिशन में प्रावधान किया गया था। तो रक्षा, विदेशी मामलों और संचार पर केंद्रीय सरकार का अधिकार होगा। एक कहा गया था कि जो रक्षा का जो है, रक्षा क्षेत्र जो हमारा, विदेशी मामलों और संचार पर केंद्रीय सरकार का अधिकार होगा। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता और अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी। अवशिष्ट शक्तियाँ हमारा जो अनुच्छेद किसमें है, 249 में। ये भी आप याद रख लीजिएगा। अवशिष्ट शक्तियाँ भी हमारा कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया है। साथ में ये सभी याद रख लीजिएगा। संविधान सभा एक नया संविधान तैयार करेगी। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा होगा। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्यों का जो चुनाव है किससे, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा होगा। और नया संविधान और नया सरकार बनने पर अंतरिम सरकार काम करेगी। अब हमारा नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन योजना पर प्रतिक्रिया क्या क्या आई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिक्रिया क्या था, ये देख लेते हैं हम। तो इसने योजना को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, और लेकिन समूहीकरण के विचार पर विरोध किया, क्योंकि इस विभाजन की ओर से कदम माना गया था। मतलब आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और मुस्लिम लीग के बारे में देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग का क्या रिएक्शन था। तो इसने शुरू में योजना को स्वीकार कर लिया, हालांकि इसमें पाकिस्तान के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था, यह सोचकर कि समूहीकरण का प्रावधान इसे अलग राष्ट्र प्रदान करेगा। लेकिन जब जिन्ना ने महसूस किया कि यह समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, तो उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। तो ये एग्जाम में पूछता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किसने किया था। तो मुस्लिम लीग ने। किसके लिए, कैबिनेट मिशन योजना के लिए। और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस, डेट सन सब याद रख लीजिएगा, क्योंकि कभी पूछ देता है मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो 22 दिसंबर, और वो भी सन पूछना होता है, तो पूरा 22 दिसंबर 1939 भी एग्जाम में पूछ देता है। अब हमारा आ जाता है माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना कब है, तो 1947 में, डेट याद रख लीजिएगा। और इसे विभाजन योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी योजना में ही भारत और पाकिस्तान, बर्मा, ये सब क्या हुए थे, अलग हुए थे। किसके तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। इस योजना के तहत रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। अब देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो 565 रियासतों में से 563 या तो भारत का पाकिस्तान में शामिल हों,
और 3 रियासतें सूर्य में शामिल नहीं हुई थी, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो जो हमारा हैदराबाद है वो एक ऑपरेशन के तहत मतलब मिलाया गया था, और जूनागढ़ को क्या हुआ, जनमत संग्रह से मिलाया गया था, लोगों के जनमत संग्रह से मिलाया गया था। तो एग्जाम में क्वेश्चन हमारा पूछता है। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। बिल्कुल भी रट लीजिएगा, एग्जाम में तो आपको देखने को मिलेगा ही। और सी राजगोपालाचारी क्या थे, स्वतंत्र भारत के एकमात्र अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लुईस माउंटबेटन, और लेकिन स्वतंत्र भारत की अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी। अब देख लेते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों को देखने के लिए राजनीति अनुभाग में अध्याय महत्वपूर्ण अधिनियम देखें। अधिनियम है कि क्या क्या अधिनियम, कौन कौन से अधिनियम उस समय हुआ था। तो 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कारण पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान, जो हमारा बांग्लादेश है ना वो पूर्वी पाकिस्तान था पहले। तो 1971 में क्या हुआ, वो अलग हो गए। और यह युद्ध इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। कौन सा, 1971 में बांग्लादेश का युद्ध। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। 1972 में इंदिरा गांधी तत्कालीन भारत की पीएम थी, और जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये याद कर लीजिएगा कि 1972 में इंदिरा गांधी जो भारत की पीएम थी, और जुल्फिकार जो कि पाकिस्तान की राष्ट्रपति थी, उन्होंने दोनों देश के बीच शांति रखने के लिए शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये दोनों लोग का नाम आपको याद रखना चाहिए, पूछ सकता है। और भारत द्वारा सिंधु जल समझौता कब, 1960 में निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने बदले की कार्रवाई के तौर पर इसे निलंबित कर दिया। तो ये रहे हमारे महत्वपूर्ण जो भी मतलब भारत के आज़ाद होने के लिए या भारत का जो संविधान बनने के लिए जो हमारे पॉइंट थे। तो ये आप जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को 100% मिलेंगे। तो ऑल दी बेस्ट आप सभी को।